नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके पीछे की दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो दिवाली की वजह, दिवाली पर हम अपने घर पे आए हुए हैं, और दूसरी वजह यह है कि मेरा सेहत काफी ज्यादा खराब हो गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और काफी ज्यादा खांसी, जुकाम और बुखार मुझे लगातार बना हुआ है। जैसे ही मुझे लगा कि कोई बड़ा न्यूज आएगा बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ, तो उसको लेके मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। तो आज दोस्तों काफी अहम दिन है। आज 23 अक्टूबर को महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत मौजूद रहे। आपको बता दें दोस्तों कि अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने बिहार का प्रभारी बनाया हुआ है। चुनाव प्रभारी, चुनाव पर्यवेक्षक उनके यहाँ बोला जाता है, तो चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर अशोक गहलोत को नियुक्त किया गया है। तो अशोक गहलोत जी वहां पर आज पहुंचे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहुंचे तो वे कल ही थे, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की। और उसके बाद आज ये तय किया गया कि आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें सीएम उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। तो आपको मालूम ही है कि सीएम के सबसे प्रबल दावेदार बिहार विपक्ष में कौन है। तो उन्हीं के नाम पर मुहर लगाते हुए अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया। वहीं इसी दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की घोषणा की गई, बल्कि जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें तमाम विपक्ष के नेता भी पहुंचे हुए थे। लेफ्ट के नेता पहुंचे हुए थे, मुकेश सहनी पहुंचे हुए थे, और भी तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि मुकेश सहनी पिछले कई दिनों से ये माहौल बना रहे थे बिहार में और विपक्ष में और मीडिया में कि मुझे डिप्टी सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन को घोषित करना पड़ेगा। या उनकी दो मांगे थी, एक तो वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, और दूसरा वो बताते थे कि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, मल्लाह समुदाय से आता हूँ, और मेरी आबादी लगभग 10% है, तो मैं उसका फायदा अपने महागठबंधन के लोगों को करवा सकूंगा। तो इस नाते उनका ये मांग था कि उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। दोस्तों आपको मालूम है कि वो 60 सीटें तो उनको महागठबंधन में नहीं मिल पाई, क्योंकि महागठबंधन में कई सहयोगी दल है। कांग्रेस पार्टी खुद 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो 30 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मुकेश सहनी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों ये फिर तय हुआ कि मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें न दी जाएं, उनको उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। क्योंकि उप मुख्यमंत्री वो तभी बनेंगे जब सरकार बनेगी। एक बार पहले सरकार तो बने। तेजस्वी यादव का जो विजन है, जो दिमाग का उनका कसरत है कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, सरकार बने, उसके बाद सीएम डिप्टी सीएम बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी अड़े हुए थे, तो मुकेश सहनी को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम घोषित किया गया है। वहीं पर ये जो नामों की घोषणा हो रही थी वो कर रहे थे अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर मौजूद थे पटना में। तो अशोक गहलोत ने कहा कि न सिर्फ मुकेश सहनी बल्कि और भी समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक नाम जो डिप्टी सीएम के लिए बाहर निकाला गया है वो है मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी खुद ब खुद अपने नाम को आगे कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ही बनूंगा डिप्टी सीएम। अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं, मल्लाह समाज से आता हूं, तो इसलिए मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। और अगर मुझे डिप्टी सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन बनाती है तो महागठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उनसे कई तरीके के सवाल भी पूछे गए, उनका उन्होंने जवाब भी दिया। उसके साथ साथ अशोक गहलोत ने एक अहम सवाल वहां पर उठाया। उन्होंने कहा, उसके बाद फिर तेजस्वी ने भी यही सवाल उठाया कि महागठबंधन की तरफ से तो अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, वही, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने एक तरीके से रास्ता उनका काट दिया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये तो कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायक तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। मतलब कल अगर बीजेपी के ज्यादा विधायक आते हैं तो बीजेपी इस बात के लिए क्लेम कर सकती है कि हमारा सीएम होना चाहिए। क्योंकि पिछले इलेक्शन में और उसके पिछले कई इलेक्शनों में ये हमेशा से घोषणा की जाती रही है एनडीए के द्वारा कि उनका सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और चुनाव लड़ने के बाद जितनी भी सीटें आई नीतीश कुमार ही सीएम बने, कोई दूसरा सीएम नहीं बन सका। तो इस बार भी यही देखी जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार का नाम एनडीए की तरफ से
पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन इस इलेक्शन में अमित शाह ने ये कहा है, और अमित शाह का कहना मतलब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ उन्हीं वही डिसाइड करते हैं, तो उनका कहना मतलब सर्वोपरि है। उन्होंने ये कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पर ये इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे वो तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, नियम भी यही है कि जो विधायक जीत कर आते हैं वो अपने विधायक दल का जिसे नेता चुनते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन आजकल की जो पार्टियां हैं, आजकल जो रिवाज चला हुआ है कि पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि ये हमारे सीएम उम्मीदवार हैं, और उनके नेतृत्व पर इलेक्शन में लड़ा जाता है, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि वो सीएम बनेंगे। उनको वो सीएम बनाना है या नहीं बनाना है, जनता उनको देखकर वोट करती है, ना कि अपने विधायक को। तो कई जगहों पर लोग सीएम उम्मीदवार घोषित करते हैं, कई जगहों पर नहीं करते हैं। बिहार में एनडीए पहले कई इलेक्शनों में करता रहा है, इस इलेक्शन में नहीं कर रहा है, इसलिए उससे ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जो ये किए हैं, अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाए हैं, और नीतीश कुमार का नाम न घोषित होना क्या एनडीए के लिए फायदेमंद है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो आज के वक्त में सेहत है, उनको लेकर लोगों के मन में, जहन में जिस तरीके के सवाल है, तो अगर सीएम उम्मीदवार उनको घोषित नहीं किया जा रहा है तो एनडीए के लोगों को ये लगता है कि इससे हमें फायदा हो रहा है, और फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर देंगे तो जनता जो नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है, जो नीतीश कुमार से नाराज है, वो हमें वोट नहीं देगा। तो ये सोची समझी रणनीति एनडीए की तरफ से है, और मुझे लगता है कि एनडीए जो ये रणनीति बना के जा रहा है वो सही एक दिशा में जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का नाम वो प्रोजेक्ट कर देंगे तो जो पूरी एंटी इनकम्बेंसी जो जिसकी वजह से हो सकता है कि एनडीए को वोट ना मिले, बीजेपी को भी वोट ना मिले, वो भी वोट मिल सकता है, क्योंकि ये सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कहेंगे कि मैं तो सीएम उम्मीदवार घोषित हो गया, एनडीए का चेहरा कौन है, सामने कौन है, किसके सामने हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को इसीलिए उठा रहे हैं इतना ज्यादा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग भी कहें कि हाँ हाँ नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, जिससे उनके वोटों में घटाव हो। वही एनडीए और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार का नाम बहुत कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमें उनके एंटी इनकम्बेंसी का घाटा न सहना पड़े, हमें फायदा मिले। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाते हैं, और इलेक्शन के बाद क्या नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं रहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये नीतीश कुमार की आखिरी चुनाव है, और इसके बाद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव करीब होगा, या मेन तस्वीर तो 14 नवंबर को ही साफ होगी, 14 नवंबर के बाद साफ होगी, असली चुनाव तो 14 नवंबर के बाद शुरू होगा कि कौन सा दल इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद कौन सीएम बनता है। आखिर में दोस्तों, जाते जाते आपको एक दिलचस्प चीज और बता दूं कि अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव का नाम तो प्रोजेक्ट किया, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से है। अशोक गहलोत ने वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को तो बता दिया कि वो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने यह नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी का क्या कोई डिप्टी सीएम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर, मतलब 140 सीटों पर, 143 सीटों पर अगर आरजेडी लड़ रही है, तो ये भी 60-65 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो लगभग आधे हिस्सेदारी इनकी भी है। मेन क्लेम तो इनका बनना चाहिए कि डिप्टी सीएम हमें बनाओ, लेकिन मुकेश सहनी जिस तरीके से पैर अपना गड़ा दिए कि नहीं बनूंगा तो मैं ही बनूंगा और मुझे घोषित करो वरना मैं महागठबंधन छोड़ दूंगा, तो मुकेश सहनी को दबाव में आकर आरजेडी ने उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प था कि अशोक गहलोत इस बात की घोषणा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, लेकिन उस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहीं है। अब देखना होगा कि कल अगर आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तो बनेंगे मुकेश सहनी, लेकिन इनके अलावा जो अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य समाज के लोगों को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी का उसमें नाम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव इतने तो शातिर नेता हैं ही कि वो अकेले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, वरना वो उस सरकार में नंबर 2 हो जाएंगे, बिहार के नेता नंबर 2 हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा पद हो जाता है। जैसे कि नीतीश कुमार के सरकार में मौजूदा वक्त में सबराट चौधरी हो गए हैं,
तो क्या इतने बड़े नेता वो मुकेश सहनी को बनने देंगे अपने अंडर में? मुझे नहीं लगता। इसीलिए ये बात कही जा रही कि मुकेश सहनी के साथ साथ और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता होगा? अगर नेता होगा तो वो किस जाति बिरादरी से आएगा? क्या वो भुनियार होगा? क्या वो ब्राह्मण समाज से आएगा? या फिर, क्योंकि मुसलमानों पे तो क्लेम राजद करती है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी करती है कि हमारा मुसलमान तो हम लेंगे, तो क्या राजद अपने अपने कोटे से किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाती है? पहले ये सब तब होगा जब आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बनेगी। फिलहाल महागठबंधन की आज एक बहुत बड़ी घोषणा पटना में हुई, पटना के मौर्या होटल में हुई, तो मुझे लगा कि ये खबर आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, बस इसी के साथ थोड़ी तबीयत खराब है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।